गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग आ चुके हैं हमारी आज अगली क्लास के साथ, दैट इज डी ब्लॉक के तत्व। मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था, क्या कहा था बेटा बताओ, याद करो थोड़ा सा, कि भैया अगली क्लास में हम लोग जो है लगभग लगभग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद जो हमारे एफ ब्लॉक के तत्व वगैरह हैं उनसे भी हम आगे इंटरेक्ट कर लेंगे, राइट। क्लास में कौन कौन आ चुका है? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग विकास, गुड इवनिंग निकिता। और कहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है? दो ही बच्चे आए हैं, बैचेस बहुत सारे हैं यहाँ पे। कहाँ हैं, किधर हैं सारे? निकिता और विकास, दो बच्चे यहाँ हैं। गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल है? पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? फटाफट बता दो जल्दी से। मिस्टर साहिल, हेलो सर जी, हेलो 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 साहिल, कैसे हो बेटा? एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? अब तक जो पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। देखो आगे तो बाद में पढ़ेंगे, है ना। पहले तो समझाओ, जो अब तक पढ़ा है वो समझ में आया है कि नहीं आया है, जल्दी से बता दो फटाफट से। अभी तक तो गुड इवनिंग और हेलो सर जी का ही मैसेज आ रखा है मेरे पास। हाँ, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट। हम्म। चलो, तो आज अपना कौन सा लेक्चर है भैया? हो सकता है कि लास्ट लेक्चर हो आज। अरे कौन सा लेक्चर हो रे? लास्ट, पांचवा लेक्चर है आज अपना, ठीक है ना। अब पांचवे लेक्चर में अगर हम देखें, अरे वाह, क्या मस्त चीज़ है। रिमोट कहाँ गया भाई? चलो, रिमोट तो आज है नहीं हमारे पास, है ना, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चला लेंगे आज, तो क्या ही दिक्कत है। आओ देखो, हाँ जी, तो हम यही पढ़ रहे थे, डी ब्लॉक के महत्वपूर्ण ऑक्साइड पढ़ रहे थे। K2Cr2 से हमें बात करनी थी, KMnO4 पे करनी थी, फिर कुछ कुछ अभिक्रियाएं पढ़ लेनी थी, कुछ कुछ पढ़ लेनी थी। ठीक है भैया, तो देखो जरा, सबसे पहले रिकैप में अगर देख लें अपन, तो अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा सबसे पहले। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये पढ़ा हमने, पढ़ा सब कुछ उसके बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा इसमें सबसे पहले हमने? हमने पढ़ा बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने के बाद गुणधर्मों पे आए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ी बेटा? परमाणुीय त्रिज्या पढ़ी, परमाणुीय त्रिज्या पढ़ी। उसके बाद आयनन ऊर्जा पढ़ी, है ना। आज रिकैप इसलिए दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि है ना, आज हो सकता है चैप्टर कंप्लीट हो जाए, हो सकता है, क्या कोशिश ही करूंगा आज कंप्लीट कर दूंगा। तो इट्स बीन अ लॉन्ग डे, लॉन्ग टाइम, 5-7 दिन इसको हो चुके हैं लगभग चलते चलते, और कोर्स अभी बहुत बहुत बाकी है अपने पास, है ना। आयरन ऊर्जा पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ी बेटा? सबसे ज्यादा जो हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी है? बोलो बोलो, हमने पढ़ी है ऑक्सीकरण अवस्थाएं। क्या पढ़ी है बेटा? ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़ी हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने इतना कुछ पढ़ा, तुम्हें डाउट नहीं आया किसी चीज में? हैं विकास, निकिता? सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ये पता लग जाएगा कि यौगिक रंगीन है, पर एग्जैक्ट रंग ये होगा येलो, रेड, ब्लू, ये कैसे पता चलेगा? देख बेटा, इस चीज को मैं आपको अगले चैप्टर के अंदर सिखाऊंगा, उसको हम बोलते हैं डीडी संक्रमण, है ना, डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं उसको अपन। उसके अंदर मैं आपको इस चीज को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा रंग की किस तरंग दैर्ध्य का रंग की ऊर्जा उसने क्या करी है, अवशोषित करी है, और कौन सी तरंग दैर्ध्य का रंग उसने शो करा उस जगह पर। ये आपको वहां पर पता लग जाएगी बेटा, ठीक है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब चिंता वाली बात नहीं है, हर एक चीज पता चलेगी। अब यहाँ पर जो जो चीजें मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसके बाद आगे आपको मैं बाकी सारी चीजें भी समझाऊंगा बेटा, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन अवस्थाएं पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा, खर्चा कमाई याद है क्या? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, खर्चा और कमाई याद है ना। तो खर्चे का क्या था? अगर खर्चा ज्यादा कमाई कम, तो अपचन विभव क्या हो जाता था? धनात्मक, कुछ ऐसा ही था क्या? बोलो, है। चलो, तो हमने कुल मिला के ये चार चीजें पढ़ी यहाँ पर, 4-5 चीजें, और कुछ कुछ चीजें 2-4 जो एक्स्ट्रा रह गई होंगी वो यहाँ पर उन्हें कवर कर चुके हैं हम लोग, राइट। अभी हम लोग जो है बेटा आगे आज पढ़ने वाले हैं क्या? क्रोमियम। अब क्रोमियम में भी क्या? क्रोमियम का ऑक्साइड, क्रोमियम के ऑक्साइड, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे बेटा, है ना, कि कौन कौन से हैं मेरे पास, राइट। तो देख, रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं बेटा, वो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ध्यान रखना। जैसी ऑक्सीजन अवस्था बढ़ेगी ना बेटा, उसी तरीके से हैंड टू हैंड क्या होगा तुम्हारा? बोलो। हाँ, खर्चा ज्यादा कमाई कम, याद है बच्चों को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और भी देखूंगे अपनी क्लास में यही बच्चे हैं, और भी आते हैं बेटा। शिव, अच्छा शिव, वेरी गुड, हेलो शिव, हेलो, वेरी गुड। और भी हैं क्या यार? एक तो ये बैचेस इतने सारे हैं ना। प्रियांशु, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखना पड़ेगा इसको, सिस्टम सेट बैठाना पड़ेगा इसका, जब काम चलेगा। बीच बीच में रुक रुक के मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ,
तो बेटा रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन अवस्थाएं दर्शाते हैं। किस तरीके से, देख समझ। मेरे पास ये सबसे पहला आयन है बेटा CrO4-2। कौन सा आयन है बेटा? CrO4-2। और ये जो CrO4-2 आयन मेरे पास है, इसको काले रंग में कर लेता हूँ, है ना, तो तुम्हें दिखेगा ढंग से। हट 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 हट, चलो। CrO4-2 है बेटा मेरे पास, ठीक है। अब CrO4-2 के अंदर अगर मैं Cr की ऑक्सीजन अवस्था निकालूं तो कितनी आएगी बता, जवाब दे फटाफट। मेरे हिसाब से आनी चाहिए कितनी, देख जोड़। Cr को x मान ले, O की -2 इंटू 4 कर ले, बराबर में -2 कर दे, सही है। तो ये कितना आएगा, -8, उधर जाएगा तो प्लस का 8, कितनी आ गई बेटा, प्लस की 6 आ गई CrO4-2 में। Cr2O7-2 के अंदर अगर देखूं तो कितनी आएगी, तो भी +6 ही आएगी, ध्यान रखना, तो भी कितनी आएगी बेटा, +6। एक Cr पे +6, 2 पे +12, 2 पे कितनी आएगी, +12, ठीक है। तो देख ये मेरे पास आयन है, कौन सा आयन है बेटा, ये मेरे पास है क्रोमेट आयन। कौन सा आयन है बेटा, क्रोमेट आयन है मेरे पास, है ना। और ये वाला मेरे पास है डाइक्रोमेट आयन। अब जाहिर सी बात है, आपने क्रोमेट को तो डबल किया है बस, और क्या किया है मेनली, भाई मेन काम आपने क्या किया है, क्रोमेट को तो इसका डबल ही तो किया है, डाइक्रोमेट और किसको कहते हैं हम लोग, दोनों में +6 ही आ रही है, ठीक है। लेकिन देख जरा गौर से, ये वाला जो रंग है, ये तो रंग है बेटा क्रोमेट का, ये किसका रंग है बेटा, क्रोमेट का। और ये वाला जो रंग है, ये है डाइक्रोमेट का, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं ना अपन जिसे, ये वो है बेटा, सही है। स्ट्रक्चर को समझ ले। चतुष्फल की संरचना नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, बोल। अरे कैसी संरचना है ये, चतुष्फल की है, नहीं आए 3 उंगलियां यूं लगा इस तरीके से और इसके ऊपर ये लगा दे, ठीक है, तुझे नजर आ जाएगा अपने आप कि भाई हाँ चतुष्फलक किस तरीके से बनता है, राइट। अब सुन, Cr2O7 में क्या होता है बेटा, दो चतुष्फलकों को आपस में जोड़ा जाता है ऑक्सीजन के सहारे। किसके सहारे जोड़ देते हैं बेटा, ऑक्सीजन के सहारे। दोनों के बीच का जो बंद कोण है वो कितना होता है बेटा, 126 डिग्री के आसपास होता है। कितना होता है बेटा, 126 डिग्री के आसपास होता है, सही है। यार ये देखना पड़ेगा एक बार ये, हाँ सर समझ आया, ओके ओके, चलो 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 चलो। देखो जरा, तो यहाँ तक कोई समस्या है, एकदम नॉर्मल चीजें, याद करने वाली चीजें बेटा, पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी, आपको वहां से इसको देख लेना एक बार बस, क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो जरा कि अगर जलीय घोल मेरे पास है, कौन सा घोल, जलीय घोल, तो विलयन भी बोल सकते हो आप उसे, जलीय विलयन में क्रोमेट और डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या समान होती है। कितनी होती है बेटा, हमेशा +6 होती है। कितनी होती है बेटा, +6 होती है बेटा अपने पास, ठीक है। वे जलीय विलयन के पीएच के आधार पर परस्पर परिवर्तनीय होते हैं। अब इस बात को मतलब समझ, क्या सा मतलब है, इस रिएक्शन को देख जरा एक बार। इस रिएक्शन में अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास सबसे पहले येलो कलर में CrO4-2 है। क्या है मेरे पास सबसे पहले, CrO4-2 अम्लीय विलयन है बेटा। कैसा है, अम्लीय विलयन, राइट। इसका जो पीएच है वो 7 से कम है। क्या है, 7 से कम। जैसे ही 7 से कम पीएच के अंदर ही जाएगा, ये बदल जाएगा बेटा Cr2O7 के अंदर। किसमें बदल जाएगा, Cr2O7-2 के अंदर, जिसका रंग कैसा होता है बेटा, बता, नारंगी। कैसा होता है बेटा, नारंगी, है ना, नारंगी रंग होता है इसका, ऑरेंज। येलो का मतलब ये पीले रंग का होता है, दिखाया था अपन ने पीले, देख वापिस देख ले एक बार। ये वाला कैसा रंग है, पीला, और ये वाला कैसा रंग है बेटा, नारंगी, है या नहीं, है, सही है एकदम। तो हमारे पास अगर Cr2O4-2 हो, अम्लीय विलयन हो, कैसा हो, अम्लीय, तो किसमें बदल जाएगा बेटा, ये बोल, Cr2O7-2 के अंदर बदल जाएगा। इसके बाद अगर मेरे पास Cr2O7-2 है, उसे अगर मैं क्षारीय माध्यम में डाल दूं, यानी पीएच 7 से ज्यादा कर दूं, तो वो दोबारा से पलट के किसमें आ जाएगा बेटा, Cr2O4-2 के अंदर आ जाएगा। यही कारण है, यही कारण है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, दोनों की ऑक्सीजन अवस्था भी क्या होती है बेटा, समान होती है, ठीक। तो मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल आसान सी चीज है एकदम, है ना। अब देख, तेरे से मैक्सिमम टाइम पे पूछे जाने वाली अभिक्रिया बता रहा हूँ यहाँ पर तेरे को, कि विरचन किस तरीके से किया जाता है। तो बेटा हमारे पास एक अयस्क होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमाइट अयस्क। क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमाइट अयस्क, दैट इज Fe2Cr2O4। क्या है बेटा ये, Fe2Cr2O4। अच्छा, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना, जनरली नहीं मिलेगा, कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्या मिल सकता है, ये आपको मिल सकता है, ऐसे लिख के दे दे FeCrO2 और इस पूरे का होल ट्वाइस, इस पूरे का क्या दे दे बेटा, होल ट्वाइस आपको दे दे। तो आपको यहां पर इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, राइट। चलो विरचन पे बात कर लें जरा थोड़ी सी, है ना। देखो जरा, सबसे पहले मेरे पास क्रोमाइट अयस्क है बेटा, ये ले लिया मैंने क्रोमाइट अयस्क यहाँ पे, ठीक। इसके अंदर आप लोग डाल दो सोडियम कार्बोनेट। क्या डाल दो, सोडियम कार्बोनेट, और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर दो, ताता कर दो इसको, ठीक। जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ताता करोगे क्या होगा बेटा, जो ये सोडियम है ये आयरन को क्या कर देगा,
विस्थापित कर देगा। विस्थापित करते क्या बनाएगा, Na2CrO4। क्या बनाएगा बेटा, Na2CrO4। और क्योंकि जलाया है तुमने तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में CO2 निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी बेटा, CO2 निकल जाएगी। इसके बाद ये जो मेरे पास सोडियम क्रोमेट बना है, क्या बना है बेटा, सोडियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट नहीं बना है, ध्यान रखना, क्या बना है, सोडियम क्रोमेट बना है बेटा मेरे पास। ये सोडियम क्रोमेट अम्लीय माध्यम में, कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में बदल जाएगा, किसके अंदर, सोडियम डाइक्रोमेट में, Na2SO4 में और पानी के अंदर, राइट। इसके बाद आगे आएंगे तो सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया में तुम्हें कुछ नहीं करना है बेटा, KCl डाल दो। क्या डाल दो, KCl। के जो है वो Na को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, विस्थापित कर देगा बेटा। जैसे उसने उसको विस्थापित किया, मेरा काम हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, अरे बोलो, मेरा काम हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, K2Cr2O7 बन जाएगा। देखिए कैसे रंग का होता है बेटा, नारंगी रंग का। अब यहाँ पर मैं कुछ कुछ चीजें तुझे बता रहा हूँ, वो सुन जरा एक बार। हाँ हाँ, जगह 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 मिल गई, जगह मिल गई, जगह मिल गई। देख सुन, यहाँ पर क्या हो सकता है कई बार तेरे साथ, जैसे मान ले ये वाला तो ऐसे कैसे देगा लिख के, ठीक। इस वाली अभिक्रिया में कई बार वो क्या करता है, वो शाणपत्ती करता है तुम्हारे साथ। वो लिखता है Na2Cr2O4 प्लस 2H प्लस। क्या लिखता है बेटा, 2H प्लस, ठीक है। जैसे उसने शाणपत्ती करी तुम समझ जाओ, बोले अच्छा हमसे बकवास कर रहा है बेटा, है हमसे मस्ती करेगा। तो हम उसे क्या बोलेंगे, गोली बेटा मस्ती नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे Na2Cr2O7। ये चीज ध्यान रखने वाली है, थोड़ी सी बहुत माइनर सी चीज है, मुझे पता है तुमको ऐसा लग रहा है सर ये क्या है, ये तो ऐसे आता है हमको, है ना, याद करने वाली चीज है, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज है। कई बार आप मात उसी सवाल में खाओगे जो आपको सबसे अच्छे से आता है। कई बार मात किस सवाल में खाते हैं बेटा, जो सबसे अच्छे से आता है। वो गलती हमें करनी नहीं है ना, क्यों करें हम, हमें पता है यहाँ से एक सवाल आता है जेई के अंदर, नीट के अंदर, ठीक है ना, ध्यान रखनी है चीज। तो हमारे पास ये बन करके क्या हो गया बेटा, तैयार हो गया, राइट। अब सुन, अब अपन इससे आगे बढ़े थोड़ा सा, चल आगे बढ़ते हैं। अब इसका मेन काम क्या होता है वो सुन, मेन काम है कि ये ऑक्सीकरण करता है बेटा। क्या करता है, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण कौन करता है, तो मेनली के साथ होता है ये। तो बेटा K2Cr2O7 एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है, इसे हम प्रबल ऑक्सीकारक भी कह सकते हैं। एक ट्रिक लिख लो फटाफट से, चलो चलो, KRT लिख लो, KRT, है ना, KRT लिख लो, कुशल सर की ट्रिक लिख लो भैया। क्या, कि जो भी तत्व अपनी उच्चतम या अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, जो भी तत्व या कोई भी आपका जो उसके अंदर परमाणु है या यौगिक के अंदर कोई भी तत्व अगर अपनी अधिकतम या उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, तो वह सदैव एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है बेटा। क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। जैसे K2Cr2O7 प्रबल ऑक्सीकारक, KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक। क्यों, कारण पूछ ले तुमसे कोई, K2Cr2O7 Cr किस में होता है बेटा, +6 में होता है। किस में होता है, +6 में होता है। KMnO4 में Mn किस में होता है बेटा, +7 में होता है। किस में होता है, +7 में होता है। मान ले मैं तुझे कह दूं HNO3, नाइट्रोजन बता किस में होता है बेटा, +5 में होता है। किस में होता है, +5 में। और तुम सबको पता है तीनों के तीनों क्या है बेटा, प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। इसलिए आपको इन चीजों को थोड़ा थोड़ा क्या ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना पड़ेगा। शिव ने कहा यस सर क्लियर है, ओके बेटा, मैंने काफी देर बाद आपका मैसेज देखा है। एक बच्चा और है हमारे पास, प्रियांशु ने बोला है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाँ हेलो सर गुड इवनिंग, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, चलो, है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जरा देखेंगे इसमें, तो ऑक्सीकरण किस तरीके से करेगा। देखो ऑक्सीकरण करने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या होता है, अच्छा ये असल में ऑक्सीकरण की तरह व्यवहार करते क्यों है, सोचो जरा एक बार, कि सर अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था तो ठीक है पहुंच गया, उसके बाद ऑक्सीकारक बना दिया, क्यों, क्योंकि उसके बाद उसकी श्रद्धा नहीं है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे, है ही नहीं उसके पास, निकालो कहाँ से, है ही नहीं उसके पास, निकालो कहाँ से। जब निकाल ही नहीं पाओगे तो फिर अब तो उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही करना पड़ेगा ना बेटा, लेना ही पड़ेगा उसे तो इलेक्ट्रॉन। और जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद का तो कर देगा अपचयन, खुद का क्या कर देगा बेटा, अपचयन, सामने वाले का क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा। क्या कर देगा बेटा, ऑक्सीकरण कर देगा, सही है एकदम। चल किस तरीके से करता है जरा समझेंगे। हमारे पास ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ। फेरस लवण होते हैं, उन्हें फेरिक लवणों में बदल देता है बेटा। और इतनी इंग्लिश तो तुम्हें आती है यार, बिल्कुल ही ऐसे थोड़ी हो तुम, है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो यार, इसमें क्या है, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ सबसे बढ़िया इंग्लिश आती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भाई। तुम्हें देखो हिंदी भी ढंग से आती है, तुम्हें इंग्लिश भी ढंग से आती है ना। मैंने पढ़ाया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, उनको ना तो हिंदी ढंग से आती है और इंग्लिश तो भूल ही जाओ तुम,
दोनों ही नहीं आती उन्हें ढंग से। तो अपन बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, है ना। तुम्हारे सर भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। यार तुम ऐसे बीच में बिल्कुल शांत मत बैठा करो, कुछ 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 लिखते रहा करो यार, तब ठीक लगता है। थोड़ा सा देख लें कि भाई क्या चल रहा है बच्चों के साथ है। चलो आओ। साहिल यार पहले तो बोल रहा था, अब तो चुप ही हो गया यार, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, आजा। तो बेटा यहाँ पर हम लोग इस फेरस लवण को, किसको, फेरस लवण को बदल रहे हैं बेटा फेरिक लवण में। तो अगर फेरस फेरिक में बदल गया, इसका मतलब +2 चेंज हो गया किसके अंदर बेटा, +3 के अंदर। +2 बदल गया +3 के अंदर, सही है। और अगर +2 +3 के अंदर बदल गया, इसका क्या मतलब है बता, ऑक्सीकरण हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल रिएक्शन, ध्यान रखो, है ना। अच्छा तुम्हें याद हो तो ऐसी एक अभिक्रिया हम 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, जब अपन बैलेंसिंग करते हैं, संतुलित करते हैं अभिक्रियाओं को, Cr2 - 2 + Fe+2, है ना। Fe+2 से चेंज करते हैं उसको Cr+3 और लिखते हैं यहाँ पर क्या Fe+3, और फिर कहते हैं अम्लीय माध्यम में से संतुलित कीजिए, वही अभिक्रिया है। चल इसके बाद आती है बेटा आयोडाइड को I2 में बदलना। आयोडाइड को किसमें बदलना बेटा, I2 के अंदर बदलना, आयोडीन में बदलना, ठीक है। I- है, I2 में बदल गया, बात खत्म हो गई, सिंपल। डायरेक्टली याद रखना है कि अगर मैं कभी भी डाइक्रोमेट को फेरस आयन में डालूंगा तो फेरिक में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा बेटा, फेरिक में बदल जाएगा। अगर I- में डालूंगा तो I2 में बदल जाएगा। अगर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में डालूंगा तो सल्फर में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा बेटा, सल्फर में बदल जाएगा। बोलो ध्यान रहेंगे ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, रिएक्शंस जब भी आती हैं 2 3 4 चीजें हमेशा ध्यान रखनी होती हैं, किस तरीके से फंक्शन कर रही है रिएक्शन, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखो। भाई Cr2O7 जो है खुद किसमें बदल जा रहा है, Cr+ में, देख तीनों में Cr+ में बदल रहा है ना, तो ये वाली बात तो याद रखने की है ही नहीं, क्योंकि Cr2O7 तो अल्टीमेटली किसमें जाएगा बेटा, आपका जाएगा Cr+3 के अंदर, सही है। अगर वो Cr+3 के अंदर जा रहा है तो जाहिर सी बात है मुझे तो बाकी वालों को देखना, और H+ जब भी आ रहा है तो देख तेरे पास पानी आ रहा है, H+ जब भी आ रहा है तो क्या आ रहा है तेरे पास, पानी आ रहा है। तो तुझे तो केवल इस वाले बंदे की फिक्र करनी है, ये बंदा नजर आ रहा है, ये बंदा, ये रहा, तुझे तो केवल और केवल इसकी फिक्र करनी है, ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है बेटा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आप चाहो तो कर सकते हो 3 लगा लो बस, एक ये लो हो गई, अभिक्रिया संतुलित हो गई, है ना। हाँ सुनो, तो ये जो है हमारे पास क्या है बेटा, केवल और केवल तुम तो इस आदमी का ध्यान रखो, 1 मिनट से हटाओ, H2S का, I- का और Fe+2 का। Fe+T किस में जाएगा बेटा, Fe+3 में जाएगा। I- किस में जाएगा बेटा, I2 में जाएगा। और H2S किस में जाएगा बेटा, सल्फर में जाएगा, खत्म, सिंपल, बड़ा आसान। सही है विकास, निकिता, साहिल, शिव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। यार एक बच्चा और है ना अपने पास, हाँ प्रियांशु, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। चलो चलो चलो, अरे यार ये और लगी, मजे करने लग जाता है मेरा लैपटॉप। हाँ ये आ गए बच्चे, चलो भाई, बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं, आसान चल रहा है एकदम। आज इसी तरीके की रिएक्शन ही ज्यादा है बेटा, आज तुम्हारे पास, चिंता मत करो, आज दिमाग पे बहुत लोड पड़ने वाला है। आ जाओ, बात करते हैं जरा पोटेशियम परमैंगनेट की, KMnO4, बड़ा सुंदर आदमी होता है KMnO4, ठीक है। सबसे पहला सवाल, KMnO4 का ये जो पर्पल कलर होता है ना, ये क्यों होता है, सबसे पहला सवाल, ठीक। KMnO4 का बैंगनी रंग किस कारण होता है, या अपन इसे कहें गहरा बैंगनी रंग होता है, बहुत गहरा होता है रंग, देखा है किसी ने पोटेशियम परमैंगनेट का भी लैब वैब में गए हो तो, है ना, तो बहुत गहरा रंग होता है। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, इसका कारण होता है बेटा लिगेंड, धातु, आवेश स्थानांतरण, आवेश स्थानांतरण, ये इसका कारण होता है बेटा मेनली, है ना। इसको अगर इंग्लिश में अपन लिखें तो लिगेंड, मेटल, चार्ज ट्रांसफर, आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, कई बार पूछा गया है कि क्यों होता है ऐसा, और बच्चों को याद ही नहीं होता है ना। तो ये जो है लिगेंड, धातु, आवेश स्थानांतरण, ये क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, आपको एकदम मस्त चीज समझ में आएगी जब हम उपसंहरण यौगिक पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें इस चैप्टर की ऐसी होंगी जो कहाँ समझ में आएंगी हमें, उपसंहरण यौगिक के अंदर। तुम्हें याद है T2G और EG वाला समझाया था मैंने तुमको, कि कलर किस तरीके से आता है, रंग किस तरीके से आता है ना। फिर मैंने क्या कहा था कि अगले चैप्टर के अंदर देखेंगे भाई T2G में कैसे जाता है, EG के अंदर कैसे जाता है, ये सारी बातें सिखाऊंगा बेटा तुम्हें, है ना। तुम्हें देख के पता चल जाएगा, अरे यार इस यौगिक का रंग तो यार ये होना चाहिए, अगर डेटा है तुम्हारे पास, ऐसे नहीं कि बोले ऐसे डायरेक्ट याद कर लेंगे, उसके लिए तो बेटा केमिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है IIT बॉम्बे से, जब पता चलता है ना, कि किस तरीके से होता है काम, राइट। चल आजा,
KMnO4 के विरचन पे बात करते हैं, बड़ी आसान चीज है, बहुत आसान है। MnO2 काले रंग का एक आदमी होता है, मतलब आदमी नहीं होता है, काले रंग का एक क्या होता है बेटा, मैग्नीज डाइऑक्साइड एक यौगिक होता है हमारे पास, ठीक है। उसमें तुम थोड़ा सा KOH डाल दो, क्षार डाल दो थोड़ा सा, क्या डाल दो बेटा, क्षार डाल दो इसके अंदर थोड़ा सा। जैसे तुम थोड़ा सा क्षार डालोगे ना बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये K2MnO4 में बदल जाएगा। K2MnO4 क्या होता है बेटा, पोटेशियम मैग्नेट होता है। क्या होता है बेटा, ये पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट होता है बेटा ये, ठीक है। मैग्नेट जो है वह एक हरा तैलीय पदार्थ है, ध्यान रखना, ये तो यहाँ लिखा भी हुआ है ग्रीन ऑयल, ठीक है ना, हरा तैलीय पदार्थ। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका हरा रंग क्यों होता है, इन चीजों पे ध्यान दो, मैं जो सिखा रहा हूँ जो समझा रहा हूँ चीजों ध्यान दो, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। KMnO4 का रंग तो मैंने बताया कि लिगेंड धातु आवेश स्थानांतरण की वजह से होता है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। लेकिन इस वाले का रंग हरा क्यों होता है बेटा, तो इसका कारण है DD संक्रमण। कौन सा संक्रमण, DD संक्रमण, है ना, DD ट्रांजिशन इसका कारण है। दोनों रंगों के, दोनों के रंग का कारण जो है वो जरूर ध्यान रखना। यहाँ पर है मेरे पास क्या, MnO4-2, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल होता है, यानी कि चतुष्फल की होता है बेटा। और ये वाले भाई साहब जो है ये भी चतुष्फल की होते हैं, लेकिन MnO4 माइनस के अंदर होते हैं, परमैग्नेट आयन के रूप में होते हैं। गौर से अगर देखेगा यहाँ पे, तो यहाँ तो देख 2 सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर 3 तो डबल बॉन्ड है और 1 सिंगल बॉन्ड है मेरे पास। समझ पा रहा ना मेरी बात को, बहुत बढ़िया। तो ये है बेटा मेरे पास मैग्नेट आयन एवं परमैग्नेट आयन की संरचनाएं, ध्यान रहेगी। आसान चीजें एकदम, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है इसके अंदर। अब आती है बेटा अभिक्रियाएं, तो दिमाग में चलाने वाली, जो आपसे मैक्सिमम टाइम पे नीट और जेई में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो देख जरा, अब दिमाग लगा, ऑक्सीजन की बात करेंगे। KMnO4 मैंने बता ही दिया क्या होता है बेटा, KMnO4 बोलो, बताओ जरा, KMnO4 क्या होता है। एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है सब, और मतलब अगर मैं कहूँ तो K2Cr2O7 से भी अच्छा ऑक्सीकारक अगर कोई है तो वो कौन है बेटा, KMnO4 है। कौन है बेटा, KMnO4। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ बेटा किसके अंदर, अम्लीय विलयन में। सबसे पहले किसमें बात कर रहा हूँ बेटा, अम्लीय विलयन में। तो आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड से मुक्त होता है इसमें। क्या होता है बेटा, आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड से मुक्त होता है। 10I- पकड़ ले, वही MnO4 जैसे पहले भी किया है, H+ डाल दे, क्या निकाल देना है, I2 निकाल देना है। MnO4- अक्सर Mn+2 में बदलेगा, देख सबके अंदर देख ले, Mn+2 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 और Mn+2 सब में। H+ जब जब डाल रहा है तो, क्योंकि अम्लीय माध्यम चल रहा है, तो बेटा तुझे पानी मिलना ही मिलना है। याद करने के तरीके सिखा रहा हूँ, कैसे याद करी जाती है अभिक्रिया। ये यहाँ पर ये रहा, देखिए ये पानी है यहाँ पे, ठीक है ना, नीचे हो जाएगा क्या यार किसी चीज से, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख दूंगा इस अभिक्रिया को, है ना, यहाँ लिख ही देता हूँ, अभी लिख दूंगा, चलो इधर देखो, ठीक है। Fe+2 आयन हरे रंग का होता है, Fe+3 में बदल जाता है, वही पहले वाला काम है एकदम, ये बदल गया देखिए Fe+3 में, Fe+2, ठीक। इसके बाद ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन कैसा होता है देखने में, देखा है कभी ये वाला आयन, कभी तुमने अनुमापन करा हो, टाइट्रेशन करी हो, उसमें आता ना ऑक्जेलेट आयन, वही वाला आयन। इसकी उपस्थिति में किसमें बदल जाता है बेटा, CO2 में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, CO2, और 333 केल्विन पर, यानी ये जो रिएक्शन है वो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पे चल रही है बेटा। किस पे चल रही है, 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल रही है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो है, अब ये S-2 है, वो H2S है, ध्यान रखना। ये कहां से आया है मेरे पास, H2S से आया है बेटा, ठीक है। H2S वाला किसमें बदल जाता है बेटा, सल्फर में बदल जाता है। नॉर्मल नॉर्मल चीजें सुनते जाओ बस, ठीक है ना, लिखने के लिए PDF आ जाएगी तुम्हारे पास, सुनते जाओ समझते जाओ, जो लग रहा है कि ये सर ने नई चीज बताई है वो लिखते जाओ कहीं 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 कहीं, ठीक है। आजा, सल्फ्यूरस अम्ल या सल्फाइट को सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर सकते हैं हम लोग अगर चाहें तो। मान लिया अगर मेरे पास H2SO3 है, तो दैट विल बी कन्वर्टेड टू H2SO4, उसे किससे बदल दिया जाएगा बेटा, H2SO4 में बदल दिया जाएगा। अगर मेरे पास सल्फाइड का आयन है तो वो बदल जाएगा किसके अंदर बेटा, सल्फेट के अंदर बदल जाएगा। अब है इसके बाद कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करते हैं, किसको, नाइट्राइट को। देख जरा इधर लिख देता हूं मैं यहाँ, मेरे पास है 5NO2-, इसकी अभिक्रिया कराई बेटा अपन ने MnO4- से। किससे करा दी बेटा, MnO4- से। सर H+ तो लेना ही लेना है, जाहिर सी बात है वो तो लेना ही है, लिया हमने। किस में बदलेगा देख, 2 तो Mn+2 में बदलेगा ये, 7 के अंदर मेरे पास क्या आएगा बेटा, NO3- आएगा, आएगा कितने आएंगे ये, 5। अब पानी मेरे को लेने तो पानी कितने निकलेंगे बेटा यहाँ से, जितने निकलेंगे वो निकल जाएंगे। देख ले थोड़ी सी बैलेंसिंग कर ले, ये 3 आ जाएगा, 6, तो ये 6H+ हो जाएंगे। इस तरीके की अभिक्रिया है बेटा, थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ, ठीक है। तो ये सारी अभिक्रियाएं जो है वो किसके अंदर होती हैं बेटा, अम्लीय माध्यम में होती हैं। अच्छा, जब तुम अनुमापन करते हो ना, तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी अभिक्रिया तुम काम में लेते हो, है ना।
ये वाली अभिक्रिया KMnO4 और मोहर लवण की अनुमापन में, टाइट्रेशन में ये वाली अभिक्रिया होती है, ये वाली। और KMnO4 और ऑक्जेलिक अम्ल की जो टाइट्रेशन होती है, अनुमापन होता है, उसमें ये वाली अभिक्रिया होती है। आप देखना, है ना, अब देखना, अगर तुम में से कोई अभी 12th में है, ड्रॉपर नहीं है कोई और 12th में है, और तुमने अगर रिकॉर्ड बनाए हैं तो रिकॉर्ड में देखना तुम्हें मिलेगा कि आयनिक अभिक्रिया लिखी जाती है अनुमापन की। एक तो कौन सी होती है, आणविक अभिक्रिया, और एक कौन सी होती है बेटा, आयनिक अभिक्रिया। तो आयनिक अभिक्रिया के अंदर ये चीज लिखी जाती है, ठीक है। तो वहां से आपको ये चीजें सीखने को मिल जाती हैं। चल आगे देखेंगे जरा थोड़ा सा। तटस्थ या फिर हल्के क्षारीय घोल में, यानी या तो ये अकेले हो या फिर किसी क्षारीय माध्यम में उपस्थित हो। अब ये अभिक्रिया थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ी वो किसमें पढ़ी है, सारी अम्लीय माध्यम पढ़ी है। अब किसमें पढ़नी है बेटा, क्षारीय माध्यम पढ़नी है। आजा पढ़ लेते हैं। एक उल्लेखनीय प्रतिक्रिया है ये कि आयोडाइड को आयोडेट में ऑक्सीकृत करना है। अब ये एक अच्छा सवाल बनाता है। ये क्या बनाता है बेटा, एक अच्छा सवाल बनाता है। कोई कुछ कह रहा है क्या यार, यहाँ देखो, विकास ने कुछ नहीं कहा, निकिता ने कुछ नहीं कहा, अभी तो साहिल ने कुछ नहीं कहा है, और शिव कह रहे हैं सर क्लियर है। प्रियांशु ने कुछ नहीं कहा ना अभी तक, प्रियांशु कह रहा है क्लियर है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, ओके आओ। तो MnO4-2, क्या, MnO4-4, सॉरी, MnO4 माइनस जो है, परमैंगनेट आयन क्षारीय माध्यम की उपस्थिति में, गौर से सुनना क्या बोल रहा हूँ, क्षारीय माध्यम की उपस्थिति में, हल्के उसमें क्षारीय उपस्थिति में MnO2 में बदलता है बेटा। किसमें बदलता है, MnO2 में। यानी यहां से मैं तुमको दो अभिक्रिया और सिखा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। सुनो, देखो, तुमसे कभी भी अगर ये पूछ लिया जाए ना कि अगर MnO4- यानी पर मैग्नेट आयन अम्लीय माध्यम में डाल दिया जाए, किस में डाल दिया जाए, अम्लीय माध्यम के अंदर, तो क्या होगा। देख, हमेशा ध्यान रखना, MnO4-2, सॉरी माइनस, अगर अम्लीय माध्यम में है तो ये बदल जाएगा Mn+2 में। किस में बदल जाएगा बेटा, Mn+2 में, ठीक है। और अगर ये भाई साहब, अगर ये भाई साहब OH- की उपस्थिति में है, क्षारीय माध्यम में या उदासीन माध्यम में, तो ये भाई साहब बदलते हैं MnO2 में, जहां पर इनकी ऑक्सीजन अवस्था होती है +4। तो ये बड़ी ध्यान रखने वाली चीज है, उदासीन होगा तो भी इसी में जाएगा, ये उदासीन होगा तो भी इसी में जाएगा, ठीक है। ध्यान रखने वाली चीज है। आपसे कभी कोई पूछ ले कि भाई MnO4- पर मैग्नेट आयन अम्लीय माध्यम में किस में जाता है, तो भैया +2 में जाता है। और उस उदासीन माध्यम में तो +4 में जाता है। और क्षारीय माध्यम में तो बोले +4 में जाता है। क्यों जाता है, बोले डेटा है। क्यों जाता है, बोले डेटा है। ऐसा ही होता है, हमने देखा है, अभिक्रिया करी है तो हमको वहां से जो रिजल्ट मिलते हैं उसके बिहाफ पर हम ये बताते हैं, ऐसा ही होता है। तो देखो, ये कहना किसी को भी गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखो। आपको जो जवाब देना वो किस तरीके से देना है। अगर कि कोई मान लो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो हम क्या कहेंगे, थोड़ा ना लिखेंगे ये होता है। हम लिखेंगे कि जब अभिक्रिया करी जाती है तो इस प्रकार के मेरे को रंग मिलते हैं, उसमें रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें इस तरीके का बदलाव हुआ है, ठीक है बेटा। तो I- बदल गया किसके अंदर, IO3- में। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, आयोडेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोडेट बोलते हैं। थायोसल्फेट H2O3- को बदला जाता है सल्फेट के अंदर। किसमें बदला जाता है बेटा, सल्फेट के अंदर। और मैग्नीज नमक को MnO2 में ऑक्सीकृत किया जाता है, जिंक सल्फेट या जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन को उत्प्रेरित करते हैं। किसकी उपस्थिति में, जिंक सल्फेट या जिंक ऑक्साइड। यानी यहां पर मैं या तो ले लूं ZnSO4, ठीक है, या फिर मैं ले लूं ZnO। ये दोनों यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं बेटा, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, राइट। तो ये आ गया भैया, Mn+2 किसमें बदल जाएगा बेटा, MnO2 के अंदर। वही सेम चीज, काम सेम होना है, अलग से कुछ नहीं है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, अरे बोलो, क्या हमें यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है क्या, नहीं है। चलो, इसी के साथ डी ब्लॉक हमारा क्या हो जाता है बेटा, खत्म हो जाता है, राइट। बात करते हैं एफ ब्लॉक के ऊपर। मैंने कहा ना, जहाँ तक कोशिश है आज खत्म कर देंगे, इसको निपटा देंगे साले को आज, ठीक है ना। और चैप्टर जल्दी खत्म हो, तुम्हारी क्लास जल्दी खत्म, अगला चैप्टर अगली क्लास में चालू करेंगे। सही है कि नहीं है, बोलो फटाफट। एक बार चैट में स्पैम कर दो थोड़ा सा, है ना, जैसे करते हैं ना, जल्दी कर दो। बोलो शिव, क्या बोलते हो, सही रहेगा ना। आज चैप्टर क्लियर कर लेते हैं, फिर कुछ कुछ एक डाउट सेशन रख लेंगे सैटरडे को, है ना। और उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ेंगे। अच्छा, DSS टाइम पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है बेटा, DSS तो आ ही रही है, ऑब्वियसली बात है, मैं डेली भेज रहा हूँ बेटा। शिव बोलो बेटा, शिव भैया बोलेंगे, विकास भैया भी बोलेंगे, निकिता, साहिल, प्रियांशु, बोलो। हम्म, सबको टाइम पे मिल पा रही हैं सब चीज़ें, सही रहेगा, ओके गुड।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कर देंगे। ओके ओके गुड ओके। हाँ जी आइए, एफ ब्लॉक पे बात कर लें जरा थोड़ी थोड़ी अब, है। चलो बात करते हैं एफ ब्लॉक के ऊपर। तो देखो ध्यान रखो, एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ना वो बड़े, मतलब मेरी नज़र में मैंने एफ ब्लॉक का एक नाम रख रखा है, तुम भी वही रख लेना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फालतू ब्लॉक के तत्व होते हैं ये, इसलिए इनको एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक के तत्व। याद रखने के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है ना। क्योंकि एक हैप्पी पीरियडिक फैमिली बनाई थी, है ना। एक प्रसन्न खुश खुशहाल जो है आवर्त सारणी बनाई गई थी, है ना। आवर्त सारणी का परिवार बनाया गया था, तत्वों का परिवार बनाया गया था। उसमें से बेचारी एफ ब्लॉक के कितने तत्व होते हैं? 28 तत्वों को उठा करके नीचे पटक दिया गया, बोले हटाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं हमें। ठीक है ना, ऐसे ही होते हैं ये बेचारे, नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे से होते हैं, कोई खास बात इनके अंदर है नहीं। ठीक, तो बात करते हैं बेटा एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक तत्व, तो एफ ब्लॉक तत्व में ध्यान रखना आपके पास दो श्रेणियां हैं। पहली तो है बेटा लेंथेनॉइड श्रेणी, और दूसरी कौन सी है बेटा? एक्टिनॉइड श्रेणी। सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। चल, तो सबसे पहली श्रेणी जो है वो है मेरे पास 4f श्रेणी, है ना। दूसरी मेरे पास है बेटा 5f श्रेणी, राइट। 4f और 5f श्रेणी मेरे पास है। अब 4f श्रेणी का नाम रखा गया लेंथेनाइड, है ना, क्योंकि ये भैया जो है वो निकल के आते हैं लेंथेनम से। किससे? लेंथेनम से। और इनका नाम रखा गया एक्टिनाइड, क्योंकि ये जो है ये एक्टिनम से निकल के आते हैं। किससे निकल के आते हैं बेटा? एक्टिनम से निकल के आते हैं, राइट। तो लेंथेनम से जो निकले उन्हें कहा लेंथेनाइड। क्या कहा बेटा उन्हें? लेंथेनाइड। अब देखिए कई कई जगह अलग अलग नामों से मिलते हैं, कभी तो लेंथेनाइड मिलेगा, कहीं पे लेंथेनॉइड मिलेगा, कहीं पे लेंथेनाइड मिलेगा। तो हमें तो लेंथेनॉइड्स याद रखने हैं, लेंथेनॉइड्स। ठीक है, और इनको कहा जाएगा भैया एक्टिनॉइड्स, एन, एक्टिनॉइड। ठीक है, इन्हें ये कहा जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि लेंथेनॉइड का जो रासायनिक मामला है ना वो बड़ा आसान है। वो क्या है? बड़ा आसान। क्योंकि के इनके जो रासायनिक गुणधर्म है ना, रासायनिक गुणधर्म जैसे लिख रहा हूँ ना वैसे ही समझना है इनको, चिंता ही मत करो। एकदम सरल है बेटा। कैसा है? एकदम सरल। क्यों है एकदम सरल? बता, जवाब दे। क्यों है एकदम सरल? क्योंकि ये भैया केवल और केवल +3 शो करते हैं। क्या शो करते हैं? +3। कहीं कहीं बीच बीच में +2 +4 भी कभी कभार एक आध दो होते हैं जो कर लेते हैं ना, और घर घर में होते हैं ना, दो चार नट्टे तो होते ही हैं, है ना। तो कर लेते हैं बेचारे। अब होता क्या है कि इनका जो रासायनिक गुणधर्म है वो बड़ा तगड़ा है भाई साहब, इनमें दिक्कत है। इनके जो रासायनिक गुणधर्म है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। रासायनिक गुणधर्म इनके थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं बेटा, है ना, जटिल हो जाते हैं, थोड़े से जटिल हो जाते हैं। क्यों? एक तो इनके ऑक्सीजन अवस्थाएं बहुत सारी होती हैं, है ना। इन्हें हम कह सकते हैं कि इनकी भी परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्थाएं होती हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, और दूसरा ये जो है ये रेडियोधर्मी होते हैं बेटा, यानी रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव, यानी हम कह सकते हैं इन्हें रेडियो धर्मी। तो इनका मेन जो इंट्रोडक्शन है ना वो तो केवल इतना सही है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, दोनों का ही, है ना। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे बात करूं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे अगर मैं इसके पे बात करूं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा बताओ? कोई बता सकता है क्या मेरे को? बोलो बोलो। कहाँ से शुरू होता है? 57, तो 58 से शुरू होता है। ये कहाँ था बेटा? 89, तो ये 90 से शुरू होता है। 57 से पहले वाला आइटम कौन सा है? जिनॉन। तो इनका विन्यास होता है जिनॉन 54, जिनॉन 54। 4f 1 से 14, यानी 1 से 14। 5d1, है ना, इसको d1 नहीं लिख के अपन लिखेंगे 5d 0 से 1, और 6s2। ये होता है बेटा 6s2। यहाँ पर अगर बात करूँ तो इनका जो विन्यास होता है वो होता है बेटा मेरे पास रिडॉन, है ना। रिडॉन होता है 86 पे। किस पे होता है बेटा? 86 पे। तो ये होता है मेरे पास 5f 1 से 14, 6d 0 से 1, है ना, और 7s2। और जो जो इनके बीच बीच में कहीं कहीं कुछ कुछ गड़बड़ियां हैं वो सारी तुम्हें एनसीईआरटी से देख सकते हो, है ना। इसमें मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा और ना तुम्हें लगाने के लिए कहूँगा।
ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई तुम में से जेई का पेपर देने जा रहा है, नीट का पेपर देने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो तुमसे ये सब तो नहीं पूछने वाला है। ये तो बात अब तुम भी समझते होगे, अगर तुम इस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, और कहीं कहीं तुम्हारे दिमाग में है कि यार मुझे आईआईटी दिल्ली में जाना है, मुझे आईआईटी बॉम्बे में जाना है, मुझे एनआईटी में जाना है, मेरे को एक अच्छे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कहीं कहीं बेटा आप इस चीज़ को समझते होगे कि क्वेश्चन की गंभीरता होती है। ऐसे मुंह उठा के कोई भी सवाल नहीं दे दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे सवाल बोर्ड लेवल पे तो ठीक लगते हैं कि भाई बताओ इनमें से कौन सा विन्यास आएगा। आईआईटी जेई में सवाल नहीं पूछे जाते हैं, जेई हो गया, नीट हो गया, इसमें सवाल कभी भी पूछे नहीं जाते हैं। आपको ये बात माइंड में रखनी चाहिए हमेशा। फिर भी एक बार के लिए जो जो ऐसा लगता है ना, अब क्योंकि एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, आप 4D 5D श्रेणी को अगर पढ़ने बैठोगे ना, 3D मैंने आपको पूरी पढ़ाई है जितनी हो सकती है, 4D 5D अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें खुद को पता चलेगा, अरे बोले तो हर ऑक्सीकरण उसमें, हर विन्यास में इसमें क्या आ रहा है, क्या कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ रहा है, अपवाद आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो मल्टीपल रीजन है उसके, बहुत सारे उनके कारण है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात समझ पा रहे हो ना बेटा मेरी। तो एक बहुत जरूरी चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, आपको पहले तो ये बाइफरकेशन सीखना पड़ेगा, ये मतलब अंतर करना सीखना पड़ेगा आपको, कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को ऑप्ट करूं, क्वेश्चन को बाहर निकालूं कि हाँ यार यहाँ से सवाल आ सकता है। क्योंकि बेटा जिस दिन तू ये सीख गया ना कि सवाल कहाँ से आएगा, उस दिन तेरा सिलेक्शन पक्का है। उस दिन तेरा सिलेक्शन क्या है बेटा, पक्का है। राइट, सही है। चलो कोई डाउट वाउट तो नहीं है, चलो नहीं है, ठीक है भैया। आओ देखो जरा, सबसे पहली बात करी जाएगी कि अगर मैं इसके परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार और आयनिक आकार की बात करूं तो क्या है। तो देख जरा, परमाणु आकार, ठीक है, और आयनिक आकार यानी आयनिक त्रिज्या, दोनों चीजों बात करो, आकार त्रिज्या एक ही बात होती है हमारे लिए। ठीक है ना, दोनों ही चीजों पे बात करना चाह रहा हूँ मैं आपसे। अब अगर दोनों पे बात करूंगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या होता है, परमाणु या परमाणु त्रिज्या जो होती है ना, परमाणवीय त्रिज्या जो होती है बेटा, ये मेनली प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या होती है बेटा, जेड इफेक्टिव के क्या होती है, याद करो मैंने कई बार बोला है ना, कि कुछ कुछ चीजों को बेटा इंग्लिश में देख लेना, है ना, ध्यान रखना। आप देखो, एक तो तुम लिख रहे हो प्रभावी नाभिकीय आवेश, और एक तुम यहाँ बगल में लिख देते जेड एफ, खत्म। तो इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि चीज़ों को ध्यान रखा करो इंग्लिश में, है ना। मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है बेटा जो इंग्लिश में थोड़े आसानी से समझ में आ जाती है, बस बात ये, और कोई खास बात नहीं। तो क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है, 58 से लेके 71, 58 होता है बेटा सीरियम का, है ना। 58 किसका होता है, मिटा के दोबारा लिखूंगा नहीं तुम बोलोगे हाँ जी, सीरियम 58 से लेके लूटेशियम 71। चुपचाप बिना टेंशन के एक चीज ध्यान रखनी है, प्रभावी नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या घटती है, एकदम नो टेंशन होके। परमाणु त्रिज्या क्या होती है बेटा, घटती है, बात ही खत्म हो गई। कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई अपवाद नहीं, कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये कम हो जाएगा। अब सुन, लेंथेनम जो होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +2, क्या होती है बेटा, +2। लेंथेनम जो होता है उसकी ऑक्सीजन संख्या है +2, लेकिन सीरियम 58 से लेकर के लूटेशियम 71 तक की जो ऑक्सीजन अवस्था है वो कौन सी होती है, +3। ये इसकी सामान्य ऑक्सीजन अवस्था है बेटा, और यही रहती है। ये क्या है इसकी बेटा, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, और ये हमेशा यही रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, बोलो अगर है तो बोल दो बेटा, ठीक है ना। अब कई बार आपको ऐसा मिलेगा कुछ कुछ क्वेश्चंस में कि +2 +4 भी आ रही है, कौन सी आ रही है बेटा, +2 और +4 भी आ रही है। ठीक है ना, तो अगर मैं +2 और +4 की बात करूं, तो जलीय विलयन में या विलयन में, विलयन में +2 एवं +4 दर्शा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, है ना। +2 +4 कई बार दर्शा सकते हैं, लेकिन विलयनों में क्यों, क्योंकि वहां पर फिर ये कॉम्प्लेक्स बनाने लगते हैं, संकुल बनाने लगते हैं। ठीक है ना बेटा, लेकिन अगर मैं कहूं, क्या कह रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम्म अगर मैं कहूं कि भैया ये वाले ऑक्सीजन अंक आते क्यों हैं, है ना, भाई आपसे पूछ लिया कि सर क्यों आया, हम क्यों माने, भाई आपने तो कहा था सर ये तो हमेशा +3 दर्शाता, अब आप कह रहे हो कि ऐसा होता है, तो उसके पीछे कारण सुन, कारण सुन। होता क्या है, हमारे पास एक तो अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक हो गए, है ना, पूर्ण पूरित कक्षक हो गए, तो जिस जिस जगह पर अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास आ सकता है ना मेरे पास, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास मेरे पास जहां जहां आ सकता है, वहां पर क्या क्या दर्शा देंगे, ये +2 और +4 दर्शा देंगे बेटा।
बात समझ में आ रहा है वो मेरी? है कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। आसान है एकदम, सही चल रहा है मामला। अब सुन, अब तेरे से एक सवाल पूछ लिया जाए कि भैया सी आर, क्रोमियम की बात कर रहा हूँ, सी आर कौन सा होता है बेटा? क्रोमियम होता है। 4+ से Cr+3 है ना? तो यहाँ Cr+4 किस भांति व्यवहार कर रहा है मुझे ये बता। क्या यहाँ पर Cr+4 ने खुद का अपचयन किया है खुद को स्थायी करने के लिए? भाई जाहिर सी बात है Cr+3 ज्यादा स्थायी होता है Cr+4 की तुलना में। तो ये यहाँ पर खुद एक, क्योंकि खुद का अपचयन किया है ना, तो सामने वाला क्या करेगा बेटा? ऑक्सीकरण करेगा। तो ये कौन हो गया बेटा? एक ऑक्सीकारक हो गया। क्या हो गया ये? एक ऑक्सीकारक। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इसी तरीके से अगर मान ले मैं कह दूं अपने पास है एक EU+2, यूरोपियम +2 बदल जा रहा है EU+3 के अंदर। तो क्या इसने खुद का क्या कर लिया? ऑक्सीकरण कर लिया। अगर खुद का ऑक्सीकरण किया तो सामने वाले क्या करेगा बेटा? अपचयन करेगा। तो एक अच्छा अपचायक है। ये अच्छा क्या है बेटा? एक अपचायक। इस तरीके से हमारे पास एक होता है YB, है ना? YB जो है वो अगर +2 से किसमें बदल जाए बेटा? प्लस, बता, +3 में, है ना? तो ये भी खुद का क्या, सामने वाला क्या कर रहा है बेटा? अपचयन कर रहा है। खुद का ऑक्सीकरण कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है बेटा? अपचयन कर रहा है। तो एकदम सेम चीज है, सेम आसान चीज है। तो अगर मैं तेरे से पूछ लूं कि बता +4 वाले कहाँ कहाँ दिख सकते हैं और +2 वाले कहाँ कहाँ दिख सकते हैं, तो एक लिस्ट बना ले उसकी छोटी सी अपन। बोलो क्या कहते हो बच्चों? डीए से टाइम पे मिल रही है, हाँ ठीक है बेटा, गुड। प्रियांशु का कोई खास मैसेज नहीं आ रहा है। रिपीट, हाँ क्या रिपीट करना है बेटा? प्रियांशु बेटा मैंने मैसेज जस्ट देखा यार, तेरी क्या चैट क्या बिल्कुल लास्ट में है यार ये। एक बार बता बेटा क्या रिपीट करना है? पीछे वाला रिपीट करूँ, ये वाला रिपीट करूँ, कौन सा रिपीट करूँ बता बेटा? एक बार बता दे जल्दी से। बोलो बोलो, कौन सा वाला रिपीट करें? बोलिए। प्रियांशु कौन सा रिपीट करूं बेटा? मैंने मैसेज जस्ट अभी पढ़ा है यार ये। क्या रिपीट करूं बता? बोल। यही? अच्छा यही वाला रिपीट करूं? अच्छा ठीक है, देख सुन। होता क्या है कि भाई विलियन में +2 +4 दर्शा सकते हैं ये, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? क्यों होता है? क्योंकि अर्धपूरित पूर्णपूरित विन्यास आते हैं इसमें। तो याद कर, मैंने कई कई बार ऐसा बताया है कि भाई अगर Mn+3 रखा हुआ है और वो अगर किसी वजह से Mn+2 में बदल जाए, तो यार ये वाला तो विन्यास कौन सा था मेरे पास बता? ये वाला विन्यास मेरे पास कौन सा था? ये वाला विन्यास था मेरे पास D6 विन्यास। कौन सा था? D6। इसमें आ गया वो D5 विन्यास में। आया कि नहीं आया? अगर D6 से D5 के अंदर वो आ गया बेटा, तो जाहिर सी बात है ना, तो ये कम स्थाई से अधिक स्थाई हो गया। क्योंकि ये तो आंशिक पूरित था, ये कैसा हो गया? अर्धपूरित हो गया। तो अर्धपूरित विन्यास अधिक स्थाई होता है ना। तो Mn+3 से खुद +2 में जा रहा है, इसका मतलब खुद का अपचयन कर रहा है। सामने वाला क्या करेगा बेटा? ऑक्सीकरण करेगा, मतलब ये ऑक्सीकारक हो गया। क्या हो गया बेटा? ये ऑक्सीकारक। उसी प्रकार ये जो सारे हैं ये सब भी इसी तरीके का काम करते हैं। ठीक है, अभी सही है? क्लियर है? हम्म, बोलो 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 ना, क्लियर है क्या? अंशु, इज इट क्लियर? बता दे बेटा एक बार, आगे आगे बढ़ जाए। लिस्ट बना लीजिए, चलो शिव लिस्ट बना लेते हैं। प्रियांशु एक बार बता दे बेटा। क्लियर, ओके ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चलो लिस्ट बना लेते हैं जरा। भाई +4 कहाँ कहाँ आ सकता है? ठीक, तो देख जरा, आगे चलते हैं और देखते हैं कि +4 मेनली कहाँ कहाँ आ सकता है। और अरे तू साइड में जा यार, इधर हट। हम्म, और +2 कहाँ कहाँ आ सकता है? तो ध्यान रख, देख मेनली तो सीरियम में आ सकता है। मुख्यतः किस में आ सकता है बेटा? सीरियम में। मुख्य आदमी कौन है इसका? सीरियम। सीरियम में +4 आ सकता है आसानी से। क्यों? विन्यास सुन इसका। विन्यास है जेनॉन 54, ठीक है, 4f1, सही, 5d1 और 6s2। ऐसा विन्यास जिसके पास है, तो देख सबसे पहले जब ये दोनों कटेंगे तो भाई आएगा +2 आएगा। ये गायब हो गया, छठा शेल गायब, स्थाई हो गया। ये कटेगा तो +3, पांचवा भी गायब। और ये कट गया तो +4। जेनॉन के स्थायित्व में आ गया कि नहीं आ गया? बोल।
अरे आया कि नहीं आया? अगर ज़ेनॉन के विन्यास तक ये पहुंच गया, इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा बता मुझे, जवाब दे, बोल जवाब दे इसका। भाई ज़ेनॉन के विन्यास पहुंच गया मतलब स्थायी हो गया ना, और स्थायी होते ही प्लस चार्ज शो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, एकदम कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो मेनली तो ये शो करता है। इसके अलावा कौन कौन कर सकता है? एक तो प्रोएक्टिनियम होता है बेटा, पीआर, ठीक है। एक हमारे पास जो है एनडी होता है, क्या होता है बेटा? एनडी। इसके अलावा और कौन होता है बोलो? है, एक होता है टीबी, है ना, एक होता है डीवाई, टीबी और डीवाई, ये होते हैं हमारे पास। और +4 अक्सर ये शो कर सकते हैं केवल MO2 ऑक्साइड की तरीके से। MO2 ऑक्साइड प्रकार जो होता है ना, MO2 ऑक्साइड के प्रकार में ही दर्शा सकता है, प्रकार में ही दर्शा सकता है, ठीक है। केवल MO2 में ही दर्शा सकता है, बाकी कहीं नहीं दर्शाएगा। बोले कहीं भी किसी के साथ क्या? अगर सर क्या, अगर मैं बोलूँ कि CE तो CeCl4 दर्शाएगा क्या? बोले हाँ हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि PR तो PR भी +4 में जा सकता है, साथ में +2 में भी आ सकता है, +3 में भी रह सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य ऑक्सीजन अवस्था कौन सी है मेरे पास? हमेशा +3 ही रहेगी बेटा, ठीक है। बता यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो दिक्कत। चलो 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 आ जाओ, ठीक है। +2 में अगर मैं बात करूं तो +2 में मेरे पास मेनली कौन सा है? यूरोपियम और YB। कौन सा हो गया बेटा? एक तो EU और एक YB, राइट, लुटेशियम से पहले आता है जस्ट, ठीक है ना। इसके बाद मेरे पास कौन कौन सा हो सकता है? SM हो सकता है एक, क्या हो सकता है? SM। और एक हो सकता है बेटा TM, ठीक है ना, एक हो सकता है TM। ये अपने पास मेनली जो है वो किस किस अवस्था में आ सकते हैं बेटा? +2 और +4 में आ सकते हैं। मेन बात यहाँ पर यही है, ज्यादा कोई खास वाली चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। मेन बात है इसके अंदर यही है। अब सुन, सारे जो लेंथेनाइट होते हैं ना बेटा, चांदी देखिए, चांदी सिल्वर जैसे, उस तरीके के सरफेस वाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? मुलायम, नरम, नरम धातुएं होती हैं बहुत, मतलब तुम उससे तो नहीं काट सकते, लेकिन तुम्हें एकदम मुलायम टाइप की लगेगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपन देखें कि अगर मैं इसको वायु की उपस्थिति में छोड़ दूं, किस उपस्थिति में छोड़ दूं बेटा? वायु की उपस्थिति में छोड़ दूं, तो ये जल्दी जल्दी एकदम ऐसे होने लग जाती है, टार्निश, जिसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, इनका रंग उतरने लग जाता है ना, काले काले होने लग जाएंगे, इस तरीके के होने लग जाते हैं बेटा धीरे धीरे। इसके अलावा अगर अपन कहें कि जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक अपन कहें उसको परमाणु संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा बेटा? इनका हार्डनेस यानी कि इनकी कठोरता बढ़ती है। तो ये 2-4 पॉइंट है जो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, तो थोड़ा ठीक रहेगा, है ना। गुणधर्म है थोड़े से इसके, थोड़े थोड़े क्या है बेटा? गुणधर्म है। जैसे सबसे पहला गुणधर्म क्या है कि चांदी जैसे श्वेत, चांदी जैसे श्वेत एवं वायु में संक्षारित होते हैं, संक्षारित होते हैं, ठीक है ना। संक्षारित लिखना थोड़ा ठीक नहीं है यार यहाँ पर, है ना, क्योंकि केवल क्या है यार, रंग ही गायब होता है, मेन चीज तो ये है। हाँ तो संचारण ही बोल देंगे उसे, और तो क्या है, संचारण होता है, कोई दिक्कत, संचारित होते हैं, ठीक। दूसरी बात मेरे पास यहाँ पर क्या है, बता बेटा, मैंने क्या बताई? बोलो 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 बोलो। हम्म, है ना, मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं? मुलायम। किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन परमाणुवीय संख्या बढ़ने पर या परमाणु संख्या बढ़ने पर, परमाणु संख्या बढ़ने पर कठोरता बढ़ती है। कठोरता क्या होती है बेटा? बढ़ती है। अब इसका तू दिमाग लगा, मैंने तेरे को डी ब्लॉक में घनत्व पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बेटा? पढ़ाया था घनत्व। मैंने क्या कहा था कि जो परमाणुवीय आयतन होता है वो तो कम होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे अंदर वाले शेल के अंदर, अंदर वाले उसके अंदर कोश के अंदर, तो वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा? भरता जाएगा, भरता जाएगा, तो घनत्व भी बढ़ता जाएगा। उसी तरीके की बात है बेटा एकदम। बोलो। हम्म। अब एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि लेंथेनॉइड में, लेंथेनॉइड +3 अवस्था में, किसमें? +3 अवस्था में सामान्यतया रंगीन होते हैं, सामान्यतया रंगीन होते हैं, है ना। क्योंकि, क्योंकि इनमें F उपकोश में, F उपकोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है?
एकदम नॉर्मल चीजें हैं बेटा ये। सही है कि नहीं है बता? हम्म एकदम सही है। ठीक है, अब सुन। ओके सर, ओके सर। शिव, लिस्ट बना ली हमने। ठीक है, सबने अलग अलग बैचेस ले रखे हैं ना। समटाइम दिस वीक, समटाइम दिस वीक क्या बेटा? क्या कह रहा है प्रियांशु? कौन सी बात पे कह रहा है यार ये? अब तेरी वाली चैट ही खोल के रखूंगा ताकि मुझे नजर आता रहेगा तू क्या कहता है बेटा। तो पूछ लेता, बीच में डाउट आ जाता है यार कभी कभी, और फिर मैं गायब हो जाता हूँ, मतलब मुझे दिखता नहीं है ये। अब मेरे को बता देना बेटा तू क्या कह रहा है ना, क्योंकि मेरा वीडियो तुम तक थोड़ा सा लेट पहुंचता है। चलो आओ। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई इनमें क्या कहीं कहीं अनुचुंबकत्व होता है क्या? क्या होता है? अनुचुंबकत्व। तो चौथे नंबर का गुणधर्म लिख रहा हूँ बेटा, ये एक ही पेज पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद करने में आसानी रहे, है ना? ऐसा मत सोचना सर पेज बचा रहे हैं। ठीक है ना, पेज बहुत सारे हैं अपने पास। चौथा गुणधर्म जो है वो ये है कि लेंथोनाइड जो आयन जो होते हैं ना, जितने भी होते हैं सारे के सारे अनुचुंबकीय होते हैं। सभी लेंथेनॉइड आयन, लेंथेनाइड आयन अनुचुंबकीय। क्या होता है बेटा? अनुचुंबकीय होते हैं। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जो प्लस जो F0 जिनके अंदर है, F का विन्यास 0 हो जाए और F का विन्यास जिनमें 14 हो जाए, ये वाले प्रतिचुंबकीय होते हैं। ये वाले क्या होते हैं बेटा? प्रति चुंबकीय। सर कोई एग्जाम्पल बता दो इनका। क्या बता दो इनका कोई एग्जाम्पल? तो जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मेरे पास अभी मैंने थोड़ी देर पहले सीरियम बताया था कि नहीं बताया था बेटा? तो एक तो हो गया La+3। कौन हो गया? La+3। एक हो गया Ce+4। तो ये तो इसका विन्यास है। और अगला कौन सा हो गया? Yb+2 और Lu+3। इसके लिए Yb+2 और Lu+3, ये Yb वाला। ठीक है ना? ये क्या होता है बेटा मेनली हमारे पास, है ना? चलो, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि लेंथेनॉइड के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है ना? आजा। मैसेज नहीं किया अभी तक प्रियांशु ने, क्या बात है? हम्म? चल कर देना बेटा, कोई बात नहीं, है ना? ये शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक है सेकंड लास्ट चीज है आपके पास। इसके बाद थोड़ी बहुत बातें और है और फिर ये खत्म है हमारा चैप्टर। रासायनिक गुणधर्म देखेंगे एक बार क्या होता है, किस तरीके से होता है। लेंथेनम जो होता है ना बेटा, लेंथेनॉइड जो होते हैं वो लगभग हर प्रकार की अभिक्रिया कर सकते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया अपने पास है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे और Ln+3 बना दे। क्या बना दे बेटा? Ln+3। तो जैसे ही इसने 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा, अब दिमाग चला, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे मतलब कि खुद का क्या करा? ऑक्सीकरण। तो सामने वाले का क्या कर रहा है? अपचयन कर रहा है। मतलब यहाँ पर इसकी अपचायक प्रवृत्ति नजर आती है। कौन सी प्रवृत्ति नजर आती है बेटा? अपचायक प्रवृत्ति नजर आती है। अगर मैं इसकी अभिक्रिया हेलोजन से करा दूं, किससे करा दूं बेटा? हेलोजन से करा दूं, तो ये Ln(x3) बना देता है। हैलाइड बना दिया इसने, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं इसकी अभिक्रिया जल से करा दूं, पानी से करा दूं, H2O से करा दूं, तो बेटा ये हाइड्रोक्साइड बना देता है। क्या बना देता है बेटा? हाइड्रोक्साइड बना देता है। इसी प्रकार अगर मैं इसकी अभिक्रिया किससे करा दूं बेटा? कार्बन से करा दूं, है ना? कार्बन से करा दूं और लगभग 2773 केल्विन पे कराऊं। कितने पे कराऊं? 2773 केल्विन पे। तो कहीं कहीं किसी ना किसी तरीके से ये बड़े खतरनाक तरीके के क्या बनाता है बेटा? यौगिक बनाता है। जैसे एक तो ये असमय रस समीकरण मितीय यौगिक बनाता है बेटा, Ln(C2), ठीक है ना? एक बनाता है बेटा Ln(3C) और एक बनाता है ये Ln(2C3), ठीक है? तो 3 प्रकार के यौगिक बना सकता है तुम्हारे पास, राइट? इसके अलावा अगर मैं इसकी अभिक्रिया नाइट्रोजन से करा दूं, है ना, और ताता कर दूं नाइट्रोजन के साथ, तो ये लेंथेनम नाइट्राइड बना सकता है। लेंथेनॉइड के नाइट्राइड्स बन सकते हैं मेरे पास एन के साथ, ठीक है? अगर मैं इसकी अभिक्रिया सल्फर के साथ जला दूं, सल्फर के साथ जला दूं इसे, तो मेरे पास आ जाएगा बेटा Ln2S3। क्या आ जाएगा? Ln2S3। इसी तरीके से अगर मान ले मैं इसकी अभिक्रिया जो है वो करा दूं किसके साथ, कौन बचता है? हाइड्रोजन के साथ करा ले और एक ऑक्सीजन के साथ करा ले, तो यहाँ पे तो O2 के साथ अगर इसे ताता कर दिया जाए तो ये बना देगा Ln2O3। क्या बना देगा बेटा? Ln2O3। और थोड़ा सा यहाँ से निकाल लाता हूँ इसे बाहर, और अगर इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से करा दूं तो ये बना देगा बेटा मेरे पास LnH3। सीधा, नो टेंशन, एकदम सही है। एक अभिक्रिया और है, नहीं हाइड्रेट वाली तो छोड़ो, ये तो फालतू की रिएक्शन है ना? हाँ, अपन यहाँ से ये H2 निकाल देता है और यहाँ से, हाँ, एक अभिक्रिया अपन इसकी करा लेते हैं अम्ल के साथ करा लेते हैं। किसके साथ करा लेते हैं बेटा? अम्ल के साथ। तो यदि इसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ करा दे, है ना, कोई भी अम्ल,
तो यहाँ से ये H2 निकाल देता है बाहर, जिससे कि ये बताता है कि खुद प्रकृति में कैसा बेटा, क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय है। ठीक है, ध्यान रखो। इसके बाद हमारे पास एक मेटल बनती है जिसको हम बोलते हैं मिश्र धातु, है ना। ये भी अलॉय बना सकता है, मिश्र धातु बना सकता है। उस मिश्र धातु का नाम है मिश्र धातु, ठीक। जिसमें 95% तो होता है सीरियम। 95% क्या होता है बेटा? सीरियम। बाकी का जो 5% है ना, वो तुमको मैंने याद करो पहले अलॉय में बताया है ना। यहाँ पर सल्फर हो सकता है, कार्बन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, आयरन इत्यादि, ये सब होते हैं। काफी सारे होते हैं, लगभग 13-14 मेटल होते हैं जो 5% के अंदर होते हैं। बाकी 95% में क्या होता है? केवल सीरियम होता है बेटा। ठीक है। और मैग्नीशियम के अगर मैं अपन, अच्छा नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, गुड गुड, बनाओ 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 बेटा, नोट्स बनाओ, है ना। ठीक है, ओके सर, ओके सर। ठीक है, मतलब बाकी किसी का कोई खास मैसेज है नहीं, प्रियांशु का मैसेज है। ठीक है बेटा, गुड, बनाओ। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? बोलो। एकदम आसान चीज है। तो यहाँ पर बेटा लेंथेनॉइड हमारे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अच्छा मेरी बात सुन, लेंथेनॉइड संकुचन और एक्टिनॉइड संकुचन डी ब्लॉक में पहले ही पढ़ा चुका हूँ सारी चीजें। नोट्स अगर तुम ढंग से बना रहे हो ना, तो तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जैसा मैंने पहले भी कई क्लासों में कहा है, 5-6 क्लास हमारी हो गई हैं, मैं आज तुमको फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं जाएगा। कंसेप्ट ढंग से समझ लो, सवाल अपने आप हो जाएगा। कंसेप्ट, हर चीज का कंसेप्ट होता है बेटा, हर चीज का कंसेप्ट होता है। और जो जो कंसेप्ट तुम दिमाग लगा सकते हो, वो सारे काम आसानी से करे जा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली चीज उसमें नहीं है। ठीक है भैया, ध्यान रहेगा क्या? बोल बोल बोल, जल्दी बोल। हम्म। चल, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक्टिनॉइड के बारे में, एक्टिनॉइड की कोई खास ऐसी केमिस्ट्री हमारे पास है नहीं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो धर्मी होते हैं बेटा, है ना। फिर भी कभी कभार किस में काम आ जाते हैं थोड़े बहुत। अपन कहें कि मैं एक शीट आपको डीएसए के साथ भेजूंगा, जिसमें एफ तत्व, एफ ब्लॉक के जो तत्व है ना, वो किस प्रकार कहाँ कहाँ काम में आ जाते हैं, ये चीजें आपको एक बार मिल जाएंगी उसके अंदर सीधी सीधी लिखी हुई। और तुम कहोगे तो हम एक बार डाउट वाले सेशन जो होगा ना हमारा, जिस दिन होगा सैटरडे को, ठीक है ना, बताओ एक बार, मुझे बता दो क्या कहते हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है क्या? कि भाई डाउट वाला सेशन जिस दिन होगा, उस दिन अपन सारे यौगिकों की बात कर लेंगे एक बार। क्या भाई इसका ये यौगिक, मेनली याद करने वाली चीज है, बस ये पता चल जाएगा हाँ एफ ब्लॉक के तत्व यहाँ यहाँ काम में आते हैं, बस दैट्स इट, ज्यादा नहीं। क्योंकि सारे के सारे क्या है बेटा? रेडियो धर्मी है। दिमाग चला अपना एक बार। जो तत्व रेडियोधर्मी होगा वो जल्दी से किसी से अभिक्रिया करेगा क्या? नहीं करेगा, वो ऑलरेडी उसके अंदर बहुत सारी अभिक्रियाएं चल रही हैं। ठीक है, तो क्या कहते हो शनिवार को कर लिया जाए? है, डाउट सेशन होगा, क्योंकि इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है, कुछ बाकी नहीं है। तुम चाहो तो अपनी एनसीईआरटी उठा के देख लो, तुम्हें सब कुछ दिखेगा कि हाँ सर ने सब चीजें करा दी हैं हमें। बोलो भैया, ठीक रहेगा ये कि एक वो जो लिस्ट है वो अपन सैटरडे वाली पीपीटी के अंदर अपन शेयर कर लेंगे और उसको देख लेंगे एक बार पढ़ के? बोलो प्रियांशु, क्या कहते हो बेटा? जल्दी बोल दो फटाफट से। ये चैप्टर कंप्लीट है अपना, राइट। और उस दिन कुछ कुछ पीवाईक्यूज भी जो आए हुए हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और जो क्वेश्चन है थोड़े बहुत, है ना, जो मैंने बुक बताई थी, तुमने मेरा वीडियो देखा कि नहीं देखा, जिसमें मैंने बुक्स बताई थी, है ना, अपनी कौन सी, वीके जायसवाल, उसके क्वेश्चन अपन थोड़े बहुत डिस्कस कर लेंगे बेटा। प्रियांशु क्या कहता है बेटा, सही रहेगा ना एकदम? बोलो। हम्म। प्रियांशु, निकिता, ओके सर, ठीक है। और विकास, आप, शिव, सही रहेगा? ठीक है बेटा। विकास आप तो कुछ बोलो बेटा, गायब ही हो गया बिल्कुल क्लास से। हाँ, निकिता ने बोला यस सर। वो एक और बच्चा था ना अपना, वो कहाँ गया? साहिल, गायब हो गया क्लास से, है बेटा? ठीक है। प्रियांशु भी, यस सर, ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेनली अभी सैटरडे को उस लिस्ट पे बात कर लेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। डीएसए आपके पास आज पहुंच जाएगी। और दूसरी बात, फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट उपसेशन यौगिक, अगला जो हमारा चैप्टर वो चालू करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा जेई में, ध्यान रखना, आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। और अगर कोई चैप्टर 20 सवालों के अंदर अपनी जगह बना लेता है, इसका मतलब वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं खुद को समझ जाना चाहिए बेटा। ठीक है ना। कोई छुट्टी नहीं, कोई मिस नहीं, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करेंगे। और उसके बाद हम लोग अगली क्लास में भी मिलते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, बाय, सी यू, फिर मिलेंगे बेटा। चलिए, बाय।